एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और मैं आपको फिर से मिल रही हूँ लास्ट ब्लॉग की कंटिन्यूएशन के बाद। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आ गए थे होटल, और उसके बाद हमने पूरे दिन रेस्ट किया। सुबह पहुंच गए थे हम, पूरा दिन रेस्ट किया, और पूरे दिन रेस्ट करने के बाद अब हम लोग शाम को उठे थे और चाय वगैरह पी थी आराम से। और चाय वगैरह पी के हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा मार्केट हो आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको निकलना था यहाँ से। और मार्केट जाने के लिए बिल्कुल हालत ऐसी हो रखी थी, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही थी कि बिल्कुल लंगड़ा लंगड़ा के हम लोग चल रहे थे, पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था। और बस मार्केट निकले थे गाड़ी से, और गाड़ी पार्क करके साइड में हम लोगों ने पैदल ही घूमा था पूरा मार्केट। और मैंने भी कुछ चीज़ें खरीदी थी वहाँ से, वो सब मैं आपको नोएडा जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम सबसे पहले आ गए थे प्रसाद की दुकान पे। तो यहाँ पे हमने प्रसाद खरीदा था बहुत सारा, बिट्टू भी साथ में था तो उसको ऑफिस में भी देना था, तो काफ़ी सारा उसने भी खरीदा था, काफ़ी सारा हमने भी खरीदा था। और यहाँ पे इनके पास कुछ कुछ राजमा और छोले इस टाइप की चीज़ें थी, जो पहाड़ी राजमा होता है तो वहाँ का वो फेमस है और उसका टेस्ट भी अलग होता है, तो वो भी हमने देखा था। और काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके पास, तो काफ़ी देर हमने इस शॉप पे लगाई और काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी भी। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के दिए थे, और ये आप मेरे हाथ में जो देख रहे हो इसका नाम मैं भूल गई हूँ, उन्होंने नाम बताया था और पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे चलता है, इसका क्या यूज़ है। लेकिन बाद में ये शॉप वाले भैया ने बताया कि इसको इस तरीके से घुमाते हैं, और लोग जैसे नाम जपते हैं ना, बहुत सारे लोग माला जपते हैं, इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाते हैं और ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हैं। तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता होता, तो शॉप वाले भैया ने ही बताया। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही थी। बहुत सारे फोटो फ्रेम्स थे, माता रानी के फोटो थे, और कुछ ब्रेसलेट्स थे, कुछ की चेन्स वैसे थे, और मैग्नेट्स थे, ये जो फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, और सारी ही अपने आप में बहुत खूबसूरत थी। तो बहुत टाइम लगा के हम लोगों ने यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें खरीदी हैं, वो मैं सब आपको इकट्ठे ही दिखाऊंगी। और बस ये सब सामान लेने के बाद मेरा मन था मैं यहाँ से सूट लेकर के जाऊँ। वैसे तो मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, बट कभी भी मैंने अपने लिए सूट नहीं खरीदा है कटरा से, क्योंकि एक तो वहाँ पे मिलते हैं गरम सूट जो कि काफ़ी फेमस है वहाँ के, और गरम सूट मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे चुभते हैं। बट इस बार ऐसा पहला मौका हुआ कि मैंने अपने लिए गरम सूट खरीदा है वहाँ से। और मतलब वो बहुत ज़्यादा गरम तो मैं नहीं बोलूँगी, बट यस थोड़ा गरम सूट है वो, और नॉर्मल बस उस सूट को भी पहन सकते हैं, कम सर्दी में भी पहन सकते हैं। तो बहुत सारे सूट देखने के बाद मुझे पसंद आया और वो मैंने लिया यहाँ से। तो भैया ने काफ़ी सारे दिखाए, शॉल वगैरह, स्टोल वगैरह, और साड़ी भी दिखा रहे थे। और शॉपिंग वगैरह करते करते हमें आराम से 10-10:30 हो गया था। उसके बाद हम लोग आए थे डिनर करने। तो आज डिनर हमने होटल में नहीं किया था, हम लोगों ने नाथूस पे डिनर किया था। तो नाथूस वैसे अपनी साइड भी है, लेकिन वहाँ का जो नाथूस था उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, और बस यही था कि एक बार ट्राई करें, इतनी भीड़ है, इनका खाना भी टेस्टी होगा तो फ्रेश भी मिलेगा, इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है तो। और हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टर में थोड़ा सा नूडल्स मंगाया था, विराज की वजह से मंगाया था, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने वेजिटेबल्स वगैरह डाल के दी थी, टेस्टी थी। और डिनर में हमने मंगाया था ये स्पेशल खड़ा मसाला पनीर,
और साथ में रोटियां मंगाई थी और कड़ी मंगाई थी, क्योंकि पीके जी का मन था कड़ी खाने का, क्योंकि पहाड़ों में कड़ी बहुत अच्छी मिलती है और वाकई में ही खाना बहुत लाजवाब था। दोनों ही सब्जियां अपने आप में बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही टेस्टी खाना था। उसके बाद हम लोग ये आ गए थे कटरा मेन बाजार में, और यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स थी, यहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें हमने खरीदी। झूले वाली बाँह कटके, झूले वाली बाँह कटके। आफ्टर दर्शन, आफ्टर वापसी, भवन और भैरव बाबा की यात्रा करने के बाद आवाज़ से लग रहा होगा भारीपन, क्योंकि पूरे शरीर में बहुत दर्द है क्योंकि पूरी यात्रा पैदल करी है, तो कमर से नीचे तो बहुत दर्द है। बाकी आने के बाद हल्का हल्का हरारत सा भी हो गया, क्योंकि गर्म ठंडा जैसा मौसम है, दिन में गर्म है, रात में ठंडा है। तो हमने ऑलमोस्ट 24 घंटे की यात्रा करी है आराम से आए। एंड अब निकलने की तैयारी है। अभी सोच रहे हैं कहाँ निकला जाए, क्योंकि हमारे पास समय कम है और काम ज़्यादा है। बाकी कुछ स्टोरीज़ हैं माता रानी की, भैरव बाबा की, बजरंग बली की भी। तो मुझे ज़्यादा स्टोरी पता नहीं है, मेरी बीवी को पता है, तो वो बताएगी। हालांकि अभी तैयार हो रही थी। अब रेडी हो तुम? तो ये रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, ये रेडी हो गई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडी हो गए, मैं नहा ली हूँ, पीके जी नहा लिए हैं, बिट्टू नहाने गया है, और विराज को नहलाऊंगी नहीं क्योंकि इसको कल हल्का सा फीवर हो गया था, और फीवर तो ठीक है, अब थोड़ी सी खांसी है, तो इसका बस स्पंजिंग करके और कपड़े चेंज करेंगे। तो अब नेक्स्ट डे मिल रहे हैं आपसे। कल हम लोग उतर के आ गए थे, आपको बताया ही था शॉर्ट में, बहुत डिटेल में बात नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने सैटरडे को चढ़ाई स्टार्ट की थी अराउंड 12, और 6 o'clock हम वहाँ पहुँच गए थे। तो मतलब बाण गंगा से बेसिकली चढ़ाई स्टार्ट होती है, तो बाण गंगा से अर्धकुंवारी तक मैं घोड़े से गई थी, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई थी, और ये लोग पैदल गए थे। विराज के लिए प्रैम हमने नीचे से ही कर दिया था, तो प्रैम के साथ साथ बिट्टू और ये थे, मैं घोड़े से गई थी अर्धकुंवारी तक। उसके बाद अर्धकुंवारी से भवन तक पैदल गए सब लोग, मैं भी, सब लोग पैदल गए, और वहाँ से भैरव बाबा तक भी सब पैदल गए, और वापसी में भी सब लोग पूरा पैदल ही नीचे आए हैं। तो बेसिकली इन लोगों की यात्रा तो कम्प्लीटली पैदल वाली हुई, बस मेरी अर्धकुंवारी तक, नीचे से अर्धकुंवारी तक घोड़े वाली रही, और विराज की कम्प्लीटली प्रैम पे रही है। और वो एक लाइफ सेविंग ऑप्शन था हमारे लिए प्रैम वाला। अगर वो ना होता तो हमारी सबकी हालत टाइट हो जाती, क्योंकि इसको लेके चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। और बाकी दर्शन बहुत बढ़िया हुए, भीड़ इतनी ज़बरदस्त। 24 दिसंबर को मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रही होगी, मतलब 1.5 लाख लोग ऊपर थे, और इतना तो हम चढ़ाई में नहीं थके जितना हम वहाँ लाइन में थक गए। तो अब आप लगा लो 6 बजे के पहुँचे, रात को 11:30-12 बजे दर्शन हुए। दर्शन बहुत अच्छे हुए, लेकिन वो जो लाइन में लग के जो आदमी फंस तो जाता है ना, वो सबकी हालत ख़राब हो गई थी।
तो खैर दर्शन बढ़िया हुए। उसके बाद भैरव बाबा पे भी हम गए और वहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। और फिर रात में ही हम उल्टे चल दिए थे, हम रुके नहीं वहाँ पे। और रास्ते में खाना पीना ये करते रहे तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। और उतराई हमने थोड़ा जल्दी करी और हम लोग रूम में 10 बजे आ गए थे रुकते रुकाते, क्योंकि पैदल आ रहे थे तो बार बार बैठ भी रहे थे। और फिर नीचे जब हम उतर गए, नीचे एकदम आके हम लोगों ने मसाज वगैरह भी कराई। जो मसाजर होते हैं ना, जो पैरों की मसाज, कमर की और ये नेक की मसाज ही होती है। तो बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो वो क्लिप तो आपने देखी ही होगी, मैंने डाली है। तो वो कराने से क्या हुआ, उस टाइम तो इतना रिलीफ मिला, ऐसा लगा पूरा दर्द खत्म। लेकिन उसके बाद जब हम चले तो बिल्कुल डबल पेन हो रहा था। बहुत देर में मतलब वो नॉर्मल हो रहा था। जैसे आप चलते रहोगे 10 मिनट तो थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, बट बहुत पेन हुआ। करवाते टाइम तो मज़ा आ रहा था कि हाँ मसाज हो रही है, रिलीफ मिल रहा है, बट बाद में बहुत हालत ख़राब होती है। तो एनीवेज हम 10 बजे पहुंच गए थे होटल। और आते के साथ ही 10 बजे नहीं, 9:30 आ गए थे, 9:30 अराउंड होटल आ गए थे। और आते के साथ ही हम रेस्टोरेंट में चले गए कि ब्रेकफास्ट कर लो, एक बार सो गए तो फिर कोई नहीं उठेगा। तो सीधा ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके सारे सो गए। और फिर शाम को उठे, कल संडे था तो कल शाम को हम लोग 6 बजे उठे। उठ के फिर थोड़ा फ्रेश हुए, फिर चाय वगैरह पी। उसके बाद थोड़ा मार्केट गए घूमने, वो भी आपने क्लिप्स देखी हैं। जो भी शॉपिंग करी है वो मैं आपको सब वापस जाके दिखाऊंगी नोएडा। और उसके बाद रात में बस हम लोगों ने डिनर भी बाहर किया, होटल में नहीं किया, कल डिनर बाहर किया। और बस रात में सो गए। अब नाउ इट्स नेक्स्ट डे। और पूरे चढ़ाई उतराई के टाइम पे मैं इन दोनों को यही बोलती रही कि चलो तुम्हें स्टोरी बताऊंगी, चलो तुम्हें स्टोरी बताऊंगी। बट कभी ये लोग आगे, कभी मैं पीछे, कभी मैं आगे, ये पीछे, और बस पूरे रास्ते स्टोरी ही नहीं बता पाई। तो अब फाइनली ये स्टोरी बताती हूँ। वैष्णो माता की स्टोरी ये है कि जो भैरवनाथ थे ना, उन्होंने एक मतलब पहाड़ों के बीच में एक सुंदर बाला को देखा, मतलब एक सुंदर लड़की को देखा। और वो उस लड़की के पीछे पड़ गए कि सुंदर लड़की है, तो वो उस लड़की के पीछे पड़ गए। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, अचानक से जो पवन पुत्र हैं हनुमान जी, वो आते हैं, वो देखते हैं कि ये भैरवनाथ एक सुंदर लड़की के पीछे पड़ रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो माता रानी जो है वो हवा का रूप लेके ना, हेमकुटा पहाड़ी है वो जिसपे वो अर्धकुंवारी और वो सब बसा हुआ है, तो उसको हेमकुटा पहाड़ी कहते हैं। तो उसमें वो विलुप्त हो जाती, छुप जाती हैं माता रानी जो है हवा का रूप लेके। जिसके पीछे वो पड़े होते हैं वही माता रानी होती है। वही माता रानी होती है। तो जो कहानी है वो ऐसे ही बताई जाती है कि वो एक सुंदर बाला थी। भैरवनाथ के लिए वो कोई माता नहीं थी, उनको लग रहा था कोई सुंदर लड़की है, ये भैरवनाथ की थिंकिंग थी। तो वो जो है हवा का रूप लेके माता रानी जो है पहाड़ों में छुप जाती हैं। तो जो पवन पुत्र हनुमान जी हैं वो आते हैं, वो देखते हैं ये सारी स्टोरी की, अरे ये तो एक लड़की को परेशान कर रहा है, ऐसा है वैसा है। तो वो जो है मतलब रुकाव करते हैं, भैरवनाथ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो माता रानी, तो फिर उसके बाद क्या होता है, हनुमान जी माता रानी से कहते हैं, मतलब जो सुंदर बाला थी भैरवनाथ जी के लिए, उनसे कहते हैं हनुमान जी कि मुझे प्यास लगी है। तो माता रानी जो है बाण चलाती हैं और पहाड़ी में बाण चला के एक पानी की वो बह जाती है, धारा निकलती है। तो वो जो गुफा बनती है धारा निकलने के बाद, उस गुफा में जाके वो छुप जाती हैं। अर्धकुंवारी वाली जो गुफा है, ये उसकी स्टोरी है। तो वहां जाके वो छुप जाती हैं। और जो पानी निकलता है वहां से, वो मेन गुफा से निकलता है, बाढ़ गंगा उसे बोलते हैं। बाढ़ गंगा नीचे, वो पूरा नीचे तक ही आ रहा है। तो वो गुफा में उसमें विलुप्त हो जाती है, जिसमें से पानी वो निकालती हैं हनुमान जी के लिए, और उसमें छुप के बैठ जाती है। और जो हनुमान जी होते हैं वो उस गुफा की रखवाली करते हैं एक तरह से, कि माता रानी अंदर है, इन्होंने मेरे लिए पानी दिया, और वहीं पे वो उसकी रखवाली करते हैं। तो भैरवनाथ जी उस गुफा में भी घुसने की कोशिश करते हैं, जी जो है उनसे लड़ाई करते हैं, लेकिन लड़ाई का कोई हल नहीं निकलता। मतलब ना तो वो जीतते हैं ना वो जीतते हैं, लड़ाई चलती रहती है। ये देख के माता रानी जो है गुफा से बाहर निकलती हैं माता का रूप लेके, और भैरवनाथ को बोलती हैं कि हमारे रास्ते से हट जा, नहीं तो बुरा होगा। और ये बोल के वो फिर से गुफा में चली जाती हैं, और लेकिन वो तब भी नहीं मानते। तो एक साधु आते हैं वहाँ से, तो साधु बोलते हैं उनको, भैरवनाथ को, कि तुम जिसे सुंदर बाला समझ रहे हो वो एक महारानी, एक माता रानी है, और चले जाओ वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। वो उस साधु की बात भी नहीं मानते। तो फिर जब वो माता रानी देखती हैं कि इसका कुछ इलाज नहीं हो पा रहा और हनुमान जी भी वो नहीं कर पा रहे, तो माता रानी खुद बाहर आती हैं और भैरवनाथ का वध करती हैं।
और उनका जो सर है वो शरीर से अलग हो जाता है। तब भैरवनाथ को पता लगता है कि ये तो सही में मतलब माता रानी है, और उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है। तो वो माता रानी से अपनी जान की भीख मांगते हैं एक तरीके से, मतलब वो कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे दोबारा से जान का वरदान दे दो। तो माता रानी फिर समझ जाती हैं कि ये कोई गलत आदमी नहीं है और ये जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेरे पास आया था। तो माता रानी जो है उसको वरदान में, भैरवनाथ जी को वरदान में उनकी वो दे देती हैं, मतलब लाइफ दे देती हैं, ख़त्म नहीं करती, वो मरते नहीं हैं। लेकिन जो उनका सर धड़ से अलग हो गया वो तो ऐसे ही रहता है, वध तो हो चुका है लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। और वो उनको ये वरदान देती हैं साथ में कि आज के बाद जो भी लोग मेरे दर्शन के लिए आएंगे तो उनके दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक कि वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। तो ये उनको वरदान मिलता है। तो तब से लेके जो भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ पे उनका सर है केवल। और आपने देखा होगा अगर कोई गया है वैष्णो देवी भैरवनाथ मंदिर गया है कि भैरवनाथ का जो सर भैरव बाबा वाले मंदिर में है उनके साथ हनुमान जी का भी है। तो हनुमान जी की स्टोरी उनके साथ ये है, इसीलिए उनकी वहाँ पे मूर्ति है। और जो उनका शरीर है वो भवन पे है जहाँ माता वैष्णो देवी विराजमान है। तो ये स्टोरी है भैरवनाथ की, इसीलिए उनका सर अलग है क्योंकि उनका वध हुआ था लेकिन उन्हें वरदान मिला था दूसरी आयु का। तो बेसिकली जो वैष्णो माता हैं वो कोई मूर्ति के रूप में वहाँ नहीं है, वो पिंडियों के रूप में वहाँ पे विराजमान है तभी से, मतलब बोलते हैं त्रेता काल से, तब से वो हैं। और यही स्टोरी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मतलब सोच के ऐसा लगता है कि उस जब रियलिटी में ये चीज़ हो रही होगी त्रेता काल में तब कैसा माहौल रहा होगा। और आज इतनी जनता जा रही है वहाँ उनके दर्शन के लिए। और आप मानोगे भवन पे जब पिंडियों के आप दर्शन करते हो तो वहाँ पे आपको वो 10 सेकंड भी घड़ी में देख के रुकने नहीं देते। आप बस जाओ के देखो और आप निकल जाओ। और बस उतनी झलक पाने के लिए लोग इतनी चढ़ाई करके जाते हैं। मतलब नीचे से अगर मैं भैरव बाबा तक की चढ़ाई बोलूँ तो 16.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, और बस वो एक झलक पाने के लिए। और सेम भैरवनाथ पे भी है, वहाँ पे भी बस आप देखो, हाथ जोड़ो, जाओ। तो इतनी सी झलक पाने के लिए आप इतनी चढ़ाई करके जाते हो, तो वो आपकी परीक्षा है एक तरीके की। तो साफ मन से जाइए, कभी ख़राब मन से मत जाइए। और जो लोग मानते हैं वो वहाँ पे बहुत अपनी मुरादें भी पूरी हुई हैं लोगों की, तो कंप्लीट भी करने जाते हैं। तो मैं भी अब से 5 साल पहले आई थी, हम दोनों आए थे, तब तो विराज नहीं था, तो हमारी भी कुछ बातें थी जो पूरी हुई। हाँ, 2018 में आई थी मैं। तो तब हमने बोला था कि एक बार हम विराज के साथ आएंगे, और तब विराज था नहीं, लेकिन सोचा था ऐसा, शादी हो ही चुकी थी कि मतलब बच्चे के साथ आएंगे। तो अब ये 3.5 साल का इसको लेके आए हैं। हालांकि इसको तो कुछ भी याद नहीं रहेगी, ये मेमोरी इसके लिए, बट यस ये वीडियो है जो इसके लिए प्रूफ है कि इसने 3.5 साल की उम्र में वैष्णो देवी के दर्शन किए। और बस हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए थे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे तैयार व्यार होकर ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, और ब्रेकफास्ट करके हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया था और फिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे चले गए थे। वो हम कहाँ गए थे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।